नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात और फसक समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। इस हफ्ते भी अपना उत्तराखंड यूं तो उन्हीं सब छुई बातों के चलते सुर्खियों में रहा जो एक तरह से यहां सनातन हो चुकी हैं। वही छुई जिनके बारे में नेगीदा बरसों पहले कह चुके हैं कि कख लगान छुई और कैमा लगान छुई, रीता कूड़ों की, तीसा भांडों की, बगदा मनखियों की, रड़दा डांडों की। ऐसे कई वीडियो इस हफ्ते सामने आए जिनमें पहाड़ के पहाड़ उसी तरह भरभरा के टूटते हुए दिखाई पड़े जैसे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपने राज्य निर्माण के बाद से लगातार टूट रहे हैं। कई गांव इस बरसात में भूस्खलन की चपेट में आए, कई जगह लोगों की जान तक चली गई, नदियां अपने उफान पर नजर आई और राज्य में कुल 121 मार्ग आज भी बंद पड़े हैं। आपदा बनकर बरस रही बरसात के कई वीडियो इस बीच वायरल हुए, लेकिन बात शुरू करते हैं एक अन्य वायरल वीडियो से जिसमें उत्तराखंड पुलिस है, सूटकेस थामे एक व्यक्ति है और ढोल बजाते हुए मुनादी के साथ एक कथित गुंडे को देहरादून से जिला बदर किया जा रहा है। जिला बदर करना यानी जिले से तड़ी पार करना, और आसान शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को एक सीमित अवधि के लिए उस जिले की सीमा से बाहर करते हुए उसका जिले में प्रवेश प्रतिबंधित कर देना। ऐसा अमूमन गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत किया जाता है, जिसे आम भाषा में गुंडा एक्ट या गुंडा अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत उन लोगों को जिला बदर किया जाता है जिनसे शांति भंग करने, दंगा भड़काने, कानून व्यवस्था में खलल पैदा करने आदि का खतरा हो। हालांकि इस एक्ट के अलावा कई बार न्यायालय भी किसी व्यक्ति को जिले या राज्य से तड़ीपार करने के आदेश दे सकता है। जैसे एक जमाने में मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह को उन्हीं के गृह राज्य गुजरात से हाईकोर्ट के आदेश पर तड़ीपार कर दिया गया था ताकि वे अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों को प्रभावित न कर सकें। बहरहाल, उत्तराखंड के हालिया मामले में ये आदेश देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय से जारी किए गए हैं और जिन व्यक्ति के खिलाफ ये आदेश जारी हुए हैं उनका नाम है विकेश नेगी। डीएम देहरादून ने विकेश नेगी को जिला बदर करने का जो आदेश जारी किया है उसके अंत में उन्होंने लिखा है कि विपक्षी यानी विकेश नेगी एक शातिर किस्म का अपराधी है और वर्तमान में सक्रिय है तथा आम जनमानस में अभियुक्त विकेश नेगी का भय व्याप्त है। इसलिए विपक्षी को गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जनपद की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। डीएम ऑफिस से यह आदेश आया तो थाना नेहरू कॉलोनी की पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और कथित कुख्यात विकेश नेगी को मुनादी करते हुए देहरादून टिहरी सीमा पर ले जाकर भद्रकाली मंदिर से आगे छोड़ दिया, इस चेतावनी के साथ कि अगले 6 महीने तक वो देहरादून जिले की सीमाओं में दाखिल नहीं हो सकते। डीएम साहिबा के आदेश से ये भान होता है कि विकेश नेगी एक खूंखार अपराधी हैं जिनका आम जनमानस में भय व्याप्त है, यानी देहरादून की जनता बल ये नाम सुनते ही घबरा जाती है। अब ये बात तो देहरादून वाले ही बेहतर जानते होंगे कि शहर में जब भी कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ ये कहती है या नहीं कि बेटा सो जा वरना विकेश नेगी आ जाएगा, या ये भी कि विकेश नेगी का नाम सुनते ही देहरादून के कितने लोग कुलड़े में लुक जाते हैं। लेकिन विकेश नेगी का एक परिचय और भी है और जिस परिचय के चलते उन्हें ज्यादा लोग जानते हैं वो परिचय है एक आरटीआई एक्टिविस्ट होने का, जिसकी सूचनाओं और जनहित याचिकाओं ने पिछले कुछ समय से सरकार, नेताओं और कई अफसरों की नाक में दम किया हुआ है। आज से करीब 5 साल पहले की बात है। विकेश नेगी ने तब सूचना के अधिकार के तहत एक मामला उठाया था। मामला यह था कि प्रदेश में उर्दू अनुवादक के तौर पर वही लोग आज तक नौकरियां कर रहे हैं जिनका अनुबंध साल 1996 में ही समाप्त हो चुका था। इसके बाद उन्होंने एक और मामला उठाया जो प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं का था। उन्होंने महीनों की मेहनत के बाद सबके सामने ये तथ्य रखा कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं का प्रावधान तो है, लेकिन इसमें से किसी पर भी अमल नहीं किया जाता। ऐसा ही उन्होंने स्लॉटर हाउस के मामलों में भी किया, जहां ये बात सामने आई कि प्रदेश के मीट व्यापार में किस तरह की धांधली हो रही है और कैसे सारे नियम कायदों को ताक पर रखते हुए मीट का व्यापार चल रहा है। लेकिन मीट पर जमकर राजनीति करने वाली सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हालांकि यहां तक भी सब सामान्य ही था और विकेश नेगी अभी भी कथित गुंडे नहीं बने थे। उनको गुंडा घोषित करने का असल सिलसिला शुरू हुआ जब उन्होंने देहरादून की जमीनों में चल रहे खेल का पर्दाफाश करना शुरू किया। विकेश नेगी ने चाय बागान में हुई जमीन की खरीद फरोख्त का मामला उठाया तो कई बड़े चेहरे एक एक कर इसमें लिप्त पाए जाने लगे। ऐसा ही एक मामला देहरादून के पौंदा क्षेत्र में हुई जमीन की बंदरबांट का भी था, जिसे उन्होंने जब उठाया तो प्रदेश के कई नौकरशाहों की जमीन भी इसमें सामने आने लगी।
इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में क्रिकेट के नाम पर चल रही लूट का मामला भी उठाया, जिस पर बारामासा ने भी विस्तार से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। देहरादून नगर निगम में चल रही गड़बड़ियों पर भी विकेश नेगी ने आरटीआई के माध्यम से कई खुलासे किए और कागजों के आधार पर यह सवाल भी उठाए कि देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति कैसे कुछ ही समय में गमागम बढ़ती चली गई। आय से अधिक संपत्ति का ऐसा ही मामला उन्होंने मंत्री गणेश जोशी का भी सामने रखा। इसके साथ ही प्रदेश में हुए पेपर लीक के मामले, करोड़ों की लागत से बन रहे सैन्य धाम का मामला, भाजपा मुख्यालय के निर्माण का मामला और ऐसे ही कई अन्य मामलों को उन्होंने एक एक कर उजागर किया तो उनके खिलाफ भी मुकदमों की झड़ी लगती चली गई। उन पर पिछले सिर्फ 2 साल में ही कुल 7 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दिलचस्प ये भी है कि उन पर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए उन मामलों में पहले से ही सिविल मामले दर्ज हैं, लेकिन फिर भी एक के बाद एक आपराधिक मामलों में उन्हें अभियुक्त बनाया जाता रहा। इससे तंग आकर उन्होंने जब फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी कि ऐसे ही चला तो वे आत्महत्या करने को विवश हो जाएंगे। इस पर एक और मुकदमा उनके खिलाफ ठोक दिया गया कि आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं। विकेश नेगी पेशे से वकील हैं और देहरादून के हजारों वकीलों की तरह प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले न्यायालय में लंबित हैं, इसलिए हम उन मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। न्यायालय देर सवेर उन तमाम मामलों में फैसला सुनाएगा ही, लेकिन उन्हें गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर करने की जो कार्रवाई हुई है उस पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। बेरोजगार संघ से लेकर पूर्व सैनिक संगठनों और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी उनका समर्थन करते हुए इस कार्रवाई की निंदा की है। निंदा इसलिए भी की जा रही है कि एक तरफ तो देहरादून अपराधियों का सेफ हेवन बनता जा रहा है, यहाँ खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, देश विदेश के कुख्यात और हिस्ट्री सीटर यहाँ पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती हुई कभी नजर नहीं आती, जबकि एक ऐसे व्यक्ति को ढोल बजाते हुए जिले से खगोड़ दिया जाता है जो पिछले कुछ समय से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंदी से डटा हुआ नजर आता था। बाकी बात यह भी है कि विकेश नेगी ने जितने भी मामले उठाए हैं उनमें से किसी पर भी आज तक कोई ठोस कार्रवाई सरकार ने नहीं की, जबकि ऐसा भी नहीं है कि उन मामलों का कोई आधार ना हो। दूसरी तरफ विकेश नेगी पर कार्रवाई करते हुए व्यवस्था एकदम रपरपी रहती है। वाह रे सरकार, बल उजाड़नी खलांद और आंख अभी दिखांद। वैसे विकेश नेगी ने डीएम देहरादून के फैसले के खिलाफ गढ़वाल कमिश्नर के कार्यालय में अपील की तैयारी कर ली है और प्रदेश के आम लोगों के साथ ही कई संगठनों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो चमोली जिले से है। आपको याद होगा कि आज से ठीक 1 साल पहले चमोली में नमामि गंगे परियोजना के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में चमोली के ही निवासी योगेंद्र सिंह और गणेश कुमार भी शामिल थे। योगेंद्र के भाई अजय रावत के अनुसार उनका भाई पिछले 3 साल से एक्सेस पावर नाम की उस कंपनी में बतौर ऑपरेटर काम कर रहा था, जिसके जिम्मे उस प्लांट को चलाना था। हादसा होने के बाद सत्ताधारी नेताओं और अधिकारियों ने योगेंद्र के परिजनों को आश्वासन दिया था कि उन्हें पूरा मुआवजा और परिवार में किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन उस घटना को 1 साल पूरा होने के बाद भी योगेंद्र और गणेश के परिजन सिर्फ अलग अलग अधिकारियों और नेताओं के ऑफिस के चक्कर लगाने को ही मजबूर कर दिए गए हैं। योगेंद्र के भाई बताते हैं कि सभी लोग अब पल्ला झाड़ने वाली स्थिति में आ चुके हैं। नमामि गंगे कहता है कि हमने तो जेवीएम कंपनी को वहां का काम सौंप दिया था, इसलिए मुआवजा या नौकरी भी वही देगी। जेवीएम कहती है कि हमने एक्सेस पावर को यह काम सबलेट किया था, तो नौकरी या मुआवजा भी एक्सेस पावर को ही देना होगा, और एक्सेस पावर भी ऐसे ही अपना पल्ला झाड़ लेता है। हम डीएम साहब के यहाँ जाते हैं तो बस आश्वासन मिल जाता है कि 10 दिन में जांच करवाते हैं या अगले महीने तक कुछ करते हैं। 23 साल के योगेंद्र सिंह अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। कंपनी की चूक से प्लांट में करंट फैला और उनकी मौत हो गई, लेकिन आज उनके परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। योगेंद्र के भाई का ये भी कहना है कि इस घटना के बाद जल संस्थान ने कंपनी पर करीब 1 करोड़ 10 लाख का जुर्माना लगाया था और हमने मांग की थी कि इसी जुर्माने से हमें मुआवजा दे दिया जाए, लेकिन संस्था ने सिर्फ 44,000 रुपये दिए, जो योगेंद्र की 4 महीनों की बकाया सैलरी ही थी। इसके अलावा उन्हें सिर्फ प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख और केंद्र की तरफ से 2 लाख का मुआवजा मिला, जो कि इस घटना में मरने वाले सभी 16 लोगों को दिया गया। लेकिन कंपनी का कर्मचारी होने के नाते और घटना के वक्त ड्यूटी पर होने के चलते उनके परिजनों को जो मुआवजा और नौकरी मिलनी थी वो आज तक नहीं मिल सकी है। चमोली जिले के दसौली ब्लॉक के हरमनी गांव के रहने वाले योगेंद्र के भाई को ग्रामीणों का समर्थन तो मिल रहा है, जो उनकी इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई उम्मीद जगाती खबर फिलहाल उनके लिए नहीं है। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से हम निवेदन करेंगे कि योगेंद्र और गणेश के परिवार के हक की आवाज़ में उनका साथ ज़रूर दें।
बारामासा को इस दौरान जिन भी लोगों ने अपनी आपबीती भेजी है, उनमें से ऊखीमठ के आयुष नेगी की आपबीती विशेष ध्यान खींचती है। आयुष हाल ही में इंटर कॉलेज से पास हुए हैं, लेकिन अपने विद्यालय के लिए उनकी चिंता एक संवेदनशील युवा की चिंता दर्शाती है। उन्होंने लिखा है कि हाल ही में हमारे स्कूल के 4 टीचर जो इंटरमीडिएट के बच्चों को इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाते थे, उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके अलावा पिछले 2 साल से हमारे पास हिंदी टीचर भी नहीं है। इससे हमारी पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई। इसके अलावा हमारा स्कूल पिछले 6-7 सालों से एक टेम्परेरी प्रिंसिपल के अंडर चल रहा है, जिससे स्कूल का प्रबंधन और बच्चों का मनोबल काफ़ी गिर गया है। अब हालत ये हो गई है कि बहुत कम बच्चे साइंस स्ट्रीम चुन रहे हैं क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस और मोटिवेशन नहीं मिल रहा। क्लास 11th और 12th में मैथ्स की तरफ सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। ये देखकर बहुत दुख होता है कि टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रहे। पहाड़ों में प्राइमरी स्कूल की तुलना में इंटर कॉलेज फिर भी बेहतर स्थिति में है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति ऐसी तो नहीं ही है कि उन्हें अच्छा कहा जा सके। आयुष नेगी की चिंता अगर हमारे शिक्षा मंत्री जी की भी चिंता बन जाए तो शायद शिक्षा व्यवस्था के लिए किसी भी और को चिंतित ना होना पड़े। इस हफ्ते एक महत्वपूर्ण खबर को चिन्हित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुनील नवप्रभात ने भी एक अहम सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि हरिद्वार के श्यामपुर इलाके से एसटीएफ और वन विभाग की संयुक्त टीम ने 3 पोचर्स को गिरफ्तार किया। इनसे 2 हाथी दांत भी बरामद किए गए जो करीब 14 किलो के हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि इन शिकारियों ने हाथी का शिकार आखिर कहां किया और ये बात सामने क्यों नहीं आई। जाहिर है कि उत्तराखंड के ही किसी जंगल में हाथी का शिकार किया गया होगा, लेकिन उत्तराखंड वन विभाग का रिकॉर्ड बताता है कि पिछले 5 साल में एक भी ऐसा केस दर्ज नहीं हुआ जिसमें तस्करों द्वारा हाथी का शिकार किया गया हो और दांत गायब कर लिए गए हों। ऐसे में पड़ताल इस बात की होनी चाहिए कि इन शिकारियों ने कब और कहां हाथी का शिकार किया, और वन विभाग यदि वास्तव में संजीदा है तो उस समय उस डिवीजन में तैनात अफसरों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। इससे 2 चीजें साबित होती हैं, या तो जंगल में पेट्रोलिंग ही नहीं होती, तभी हाथी जैसे विशालकाय प्राणी के मरने का भी जंगल के रखवालों को पता नहीं लगा। यदि ऐसा है तो ये घनघोर लापरवाही है, और यदि उनके संज्ञान में होने के बाद भी ये मामला रफा दफा किया गया है तब तो ये और भी बड़ा अपराध बनता है। वैसे इन तमाम निराश करती खबरों के बीच इस हफ्ते एक खबर दिल को सुकून देती हुई भी आई, जब मनु भाकर ने देश के लिए पहला ओलंपिक मेडल झटक लिया। मनु के कोच अपने बंदूकिया जसपाल राणा ही हैं, जिनके सानिध्य में मनु ने ये इतिहास रच दिखाया है। हम सभी की ओर से मनु भाकर और उनके कोच को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी ही एक और खुशखबरी इस दौरान लंदन से भी आई, जहां ऐतिहासिक हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयोजित ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड्स में उत्तराखंड से नरेंद्र सिंह नेगी को उनके 50 सालों में लोक संगीत और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग से पुरस्कृत किया गया। नेगीदा के कारण एक बार फिर से हम सब गौरवान्वित हुए। उन्हें और पूरे उत्तराखंडी समाज को इसकी खूब सारी बधाई। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पैलाग, नमस्कार।